नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अंतरिक्ष में एक बार फिर से एक नया कीर्तिमान रच दिया है। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र के लॉन्च पैड से पीएसएलवी एक्सेल रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में ओशनसैट 3 सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण हो चुका है, जो समुद्र से जुड़ी जानकारी के साथ साथ निगरानी में भी काफी हद तक मददगार साबित होगा। ओशनसैट 3 के साथ ही 8 नैनो सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए गए, जिनमें भूटान का एक सैटेलाइट भी शामिल है। देखिए। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अंतरिक्ष की ओर पीएसएलवी एक्सेल की इसी उड़ान के साथ भारत ने स्पेस में कामयाबी का एक और कीर्तिमान रच दिया। 18 नवंबर को देश के पहले निजी स्पेस रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च करने के ठीक 9 दिन के बाद इसरो ने अंतरिक्ष में सफलता की एक और कहानी लिख दी। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से ओशनसैट 3 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। पीएसएलवी C-54 की लॉन्चिंग के 17 मिनट के बाद कक्षा में पहुंचने पर ओशनसैट सफलतापूर्वक रॉकेट से अलग हो गया, उसे कक्षा में स्थापित कर दिया गया। इसी के साथ भूटान के लिए खास रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट समेत 8 नैनो सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए गए। अंतरिक्ष में भारत की ये उपलब्धि देश के साइंटिस्ट की कड़ी मेहनत और उनकी बेहतरीन काम को दिखाता है, जिसकी वजह से आज स्पेस में पूरी दुनिया भारत की ताकत का लोहा मानती है। ये खाली इसरो के लिए ही नहीं, ये मेरे ख्याल में पूरे भारतीयों के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण साल रहा है, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट्स थे इसरो के और जो पैंडेमिक के लिए उनको रोका गया था और उनपे उतना एडवांसमेंट नहीं हुआ था, इस साल में हम कोशिश कर रहे हैं कि वो सब पूरा करें और इस पूरे स्पेस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। साल 1999 में पहली बार ओशनसैट 1 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। इसके बाद इसी सीरीज का दूसरा सैटेलाइट 2009 में अंतरिक्ष में भेजा गया और अब ओशनसैट 3 सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण किया गया। ओशनसैट सैटेलाइट भारत के लिए काफी अहम है, क्योंकि इसकी मदद से न केवल समुद्री सतह के तापमान को नापा जा सकेगा, बल्कि इससे समुद्री इलाकों में क्लोरोफिल, फाइटोप्लैंक्टन, एरोसोल और प्रदूषण की भी जांच करने में सहायता मिलेगी। इस ओशनसैट 3 सैटेलाइट का वजन 1000 किलोग्राम है, जिसे इसरो ने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 6 का नाम दिया है। लेकिन ये जो ओशनसैट 3 है, ये एक 3rd जनरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जो समुद्रों को देखेगा। अच्छा, समुद्र में क्या देखेगा और ये महासमुद्र में क्या देखेंगे? ये देखेंगे कि पहली तो इसका टेम्परेचर, क्योंकि समुद्र का टेम्परेचर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें इसी से वेदर पैटर्न्स, रेन पैटर्न्स और जो भी कुछ है उससे पता चलता है। फिर ये देखेगा कि कहीं सुनामी तो नहीं आ रही, कहीं और जो चीजें हैं वो देखेगा कि क्लोरोफिल कॉन्सेंट्रेशन कितना है, फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम्स कहाँ हो रहे हैं। पीएसएलवी रॉकेट अपने 54वें मिशन पर निकला था। वजह इसकी यही है कि इसरो ने इस मिशन को पीएसएलवी C-54 नाम दिया। इसरो ने अपने इस मिशन में 8 नैनो सैटेलाइट्स को भी अंतरिक्ष में भेजा। उनमें भारत और भूटान का जॉइंट सैटेलाइट यानी भूटान सैट है, जो एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है। भारत ने इसके लिए भूटान को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दी है। भूटान सैट में रिमोट सेंसिंग कैमरा लगे हैं, यानी ये सैटेलाइट जमीन की जानकारी देगा। रेलवे ट्रैक बनाने, ब्रिज बनाने जैसे विकास से जुड़े कामों में मदद मिलेगी। इसमें मल्टी स्पेक्ट्रम कैमरा भी लगा है, यानी सामान्य तस्वीरों के साथ अलग अलग प्रकाश तरंगों के आधार पर तस्वीरें आपको मिल जाएंगी। यानी स्पेस में भूटान का पहला कदम भारत की मदद से होगा। डाटा रिसेप्शन भूटान में भारत के सहयोग से बनाए गए सेंटर में होगा। भूटान में भारत ग्राउंड स्टेशन भी डेवलप करने में जुट गया है। ये सैटेलाइट भूटान का स्पेस यूटिलिटी, स्पेस सेक्टर को भूटान यूज करने के लिए ये उनको हेल्प करेगा। बट अभी एक प्योरली एक डेमोन्स्ट्रेशन सैटेलाइट है, उसी तरह ही ये यूज होगा। बट भूटान का एक पहला कदम, स्पेस में पहला कदम
वो कदम इंडिया का हेल्प से इंडिया के साथ साथ वो कर रहा है। इसका एक महत्वपूर्ण विषय वही है। दुनिया के अलग अलग देशों के सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने की एवज में इसरो को आर्थिक फायदा होगा। साथ ही दुनिया एक बार फिर से अंतरिक्ष विज्ञान में भारतीय वैज्ञानिकों का दम भी देखेगी। PSLV C-54 रॉकेट में प्राइवेट कंपनी का सैटेलाइट भी लॉन्च किया गया। इसमें बंगलुरु बेस्ड कंपनी पिक्सल का आनंद सैटेलाइट लॉन्च किया गया। इसके अलावा बाकी के नैनो सैटेलाइट्स भी अलग अलग स्पेस कंपनीज ने तैयार किए। इसरो का फोकस है कमर्शियलाइजेशन NSIL के माध्यम से। PSLV उसमें सबसे बड़ा जो फाउंडेशन है सैटेलाइट लॉन्चिंग पे वो है, और हम दूसरे देशों को, छोटे छोटे देशों को और दूसरे कंपनियों को, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देंगे और उनका हैंड होल्ड करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं। बीते कुछ सालों में इसरो वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष की दुनिया में कई बड़े मुकाम हासिल किए। उनकी इसी कामयाबी ने अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में भारत के दबदबे को और भी मजबूत कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, पिछले 75 साल में भारत का जमीन पर ही नहीं अंतरिक्ष में भी सफर काफी शानदार रहा। इसरो के खाते में कामयाबी के कई सितारे हैं। आज इसरो मछुआरों की मदद के लिए रियल टाइम सैटेलाइट का प्रयोग कर रहा है, तो वहीं डिफेंस से जुड़े सैटेलाइट दुश्मनों पर नजर भी रखते हैं। इतना ही नहीं, भारत के चंद्रयान और मंगलयान अभियान ने भी अंतरिक्ष में भारतीय वैज्ञानिकों का लोहा मनवाया है। साल 2022 भी इसरो के वैज्ञानिकों के लिए काफी अहम साबित हुआ। कैसे, वो आपको समझाते हैं और दिखाते हैं। क्योंकि फरवरी महीने में इसरो ने अपने पहले प्रक्षेपण अभियान के तहत PSLV C-52 रॉकेट के जरिए धरती पर नजर रखने वाले एक ऑल वेदर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी EOS-04 और 2 अन्य उपग्रहों को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक भेजा। इसके बाद 30 जून 2022 की शाम 6:20 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV C-53 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस रॉकेट में 3 कमर्शियल सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजे गए, लेकिन इसरो के इतिहास रचने की कोशिशों को अगस्त महीने में झटका लगा, क्योंकि इसरो का नया रॉकेट SSLV-D1 2 सैटेलाइट के साथ आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सफलता के साथ अंतरिक्ष की ओर उड़ा, मगर रॉकेट के सेंसर फेल होने के कारण दोनों सैटेलाइट गलत ऑर्बिट में चले गए। SSLV-D1 देश का पहला स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। हालांकि इसरो का मिशन नहीं रुका और अक्टूबर महीने में उसका रॉकेट LVM-3 एक निजी संचार फर्म OneWeb के 36 सैटेलाइट्स को लेकर अंतरिक्ष में पहुंचा। और यह मिशन इसीलिए खास रहा, इसीलिए महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि LVM-3 का पहला कमर्शियल मिशन था। इसके अगले ही महीने यानी 18 नवंबर को इसरो के वैज्ञानिकों ने पहली बार देश में निजी स्पेस कंपनी का बनाया गया रॉकेट विक्रम-S सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस रॉकेट का नाम मशहूर भारतीय वैज्ञानिक और इसरो के संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर दिया गया। अब देखिए, इस मिशन की सफलता ने इंडियन स्पेस प्रोग्राम को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। इसके अलावा आने वाले साल में भी गगनयान जैसे कई अहम मिशन को इसरो सफलतापूर्वक अंजाम देने की तैयारी में पूरी तरह से जुट गया है। अब देखिए, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। भारत के पहले निजी रॉकेट ने मिशन प्रारंभ के 18 नवंबर को श्रीहरिकोटा से प्राइवेट सेक्टर के पहले रॉकेट विक्रम-S ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी। इस रॉकेट को हैदराबाद की कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने तैयार किया है। आइए आपको बताते हैं और दिखाते हैं कि आखिर विक्रम-S ने हमारी उम्मीदों को लेकर किस तरह से अनंत अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरी है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। देश में निजी स्पेस उड़ानों का प्रारंभ हो चुका है। पहला निजी रॉकेट विक्रम-S को सफलतापूर्वक लॉन्च कर भारत ने दिखा दिया कि आने वाला वक्त हिंदुस्तान का है। 20 नवंबर 1967 को स्वदेशी रॉकेट रोहिणी 75 के साथ पहली बार अंतरिक्ष का दरवाजा खटखटाने वाले भारत आज दुनिया के सामने एक मिसाल बनकर खड़ा है। विक्रम-S यानी विक्रम सब ऑर्बिटल रॉकेट के साथ भारत ने प्राइवेट सेक्टर की स्पेस रेस में अपना पहला कदम बढ़ा दिया। इसके साथ ही अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के एक नए युग की शुरुआत भी हो गई। ISRO for putting India as a frontline nation in the years to come, and a nation to which others would look forward to
vital cues in the journey of space sector. महज 4 साल पुराने स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा दिया। आपको बता दें कि विक्रम सीरीज में 3 रॉकेट विक्रम 1, विक्रम 2 और विक्रम 3 हैं। इन तीनों की लॉन्चिंग से पहले विक्रम एस रॉकेट की लॉन्चिंग की गई। विक्रम एस एक सब ऑर्बिटल रॉकेट है और इसे स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी ने डेवलप किया है। विक्रम एस का वजन 545 किलोग्राम है, जबकि उसकी लंबाई 6 मीटर है। विक्रम एस का पीक वैक्यूम थ्रस्ट 7000 किलो है, जबकि इसकी पीक वेलोसिटी 5 मैक है। ये साउंड की स्पीड से 5 गुना तेज है। विक्रम एस की पेलोड क्षमता भी अच्छी है। ये 83 किलो वजन को 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाने में सक्षम है। इसका कोर स्ट्रक्चर कार्बन फाइबर से बनाया गया, यही वजह है कि वजन में हल्का है। साथ ही फ्लाइट के दौरान स्पिन स्थिरता के लिए इसमें 3D प्रिंटेड इंजन लगा दिया गया है। इस कमाल के रॉकेट को 200 इंजीनियर्स की टीम ने 2 साल की मेहनत से तैयार किया। इसे बनाने वाली कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस का ये दावा है कि इस कैटेगरी में ये दुनिया का सबसे सस्ता रॉकेट है। 2020 में केंद्र सरकार के स्पेस इंडस्ट्री को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोले जाने के बाद स्काई रूट ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में कदम रखा था। इससे पहले भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में सिर्फ इसरो का ही दखल रहा है, लेकिन अब स्काई रूट एरोस्पेस इस मिशन के साथ ही देश का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च करने वाली कंपनी भी बन गई। We are very excited to announce by successfully launching India's first privately developed rocket, Vikram S. The vehicle reached space to an altitude of 89.5 kilometers and completed the required mission objectives. This Prarambh mission, as the name signifies, is the beginning of a new era in the Indian space ecosystem. Team Skyroot dedicates this successful mission to Dr. Vikram Sarabhai, who boldly started the Indian space program in the 1960s, and Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, who unlocked the space sector to the private players. 3, 2, 1, 0. Event number 96 completed. विक्रम एस की अंतरिक्ष में उड़ान एक तरह का टेस्ट फ्लाइट है। इसकी सफल उड़ान भारत में प्राइवेट स्पेस कंपनी के रॉकेट लॉन्चिंग में एक नए अध्याय की शुरुआत है। इसके साथ ही भारत दुनिया के उन तमाम चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जहां प्राइवेट कंपनी के रॉकेट अंतरिक्ष में कामयाबी की उड़ान भरते जा रहे हैं। And way beyond that, nominally श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से प्रमोद माधव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, इस वक्त भारतीय वायुसेना की एक मिसाइल रुद्रम सुर्खियों में है। वजह इसकी यह है कि इसकी ताकत और बेमिसाल खासियत जो सबको अपनी तरफ आकर्षित करती जा रही है। दुश्मन के वॉर्मिंग रडार, कमांड और कंट्रोल सिस्टम को तबाह करने के लिए डिजाइन की गई एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम से दुश्मन पंगा नहीं ले सकते हैं। खबर तो ये भी है कि भारतीय वायुसेना मेक इन इंडिया पहल के तहत विकसित की गई देश की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम को अधिग्रहण करने के लिए बड़े कदम उठा रही है। वायुसेना ने सरकार को रुद्रम के लिए 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रस्ताव भी दे दिया है। जल, थल, नभ में लहरा रहा हिंदुस्तान का परचम, और इस परचम को लहराने में हिंदुस्तान की मिसाइल शक्ति का बेहद अहम योगदान रहा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारतीय सुरक्षा और रिसर्च एजेंसियां हिंदुस्तान के शौर्य की धमक को बढ़ाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। हिंदुस्तान की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण हो चुका है और अब ये मिसाइल जल्द ही भारतीय वायुसेना में शामिल हो सकती है। बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना के बेड़े में रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल को शामिल करने के लिए वायुसेना ने सरकार को 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रस्ताव दिया। रुद्रम देश की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। डीआरडीओ की ओर से विकसित ये मिसाइल सुखोई Su-30 MKI और मिराज 2000 जैसे लड़ाकू विमानों से फायर की जा सकती है।
भारत में बनाई गई रुद्रम मिसाइल किसी भी ऊंचाई से दागी जा सकती है। यही नहीं, रुद्रम मिसाइल किसी भी तरह के सिग्नल और रेडिएशन को पकड़ने में सक्षम है। LAC से लेकर LOC तक दुश्मन की साजिशों का जवाब देने के लिए भारत लगातार अपनी मिसाइल शक्ति को बढ़ाने में जुटा है, जिसमें रुद्रम का नाम सबसे अहम हो जाता है। रुद्रम भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसकी नजरों से दुश्मन कभी बच नहीं पाएगा। ये इतनी खतरनाक है कि लॉन्च होने के पहले और बाद में भी अपने टारगेट को लॉक कर सकती है। रुद्रम दुश्मन के राडार और सर्विलांस सिस्टम को चकमा दे सकती है। रुद्रम अपने टारगेट की आवाज की रफ्तार से दोगुना तेजी से निशाना बना सकती है। रुद्रम की लॉन्च स्पीड 0.6 से 2 मैक यानी 2469.6 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है। लॉन्चिंग की कंडीशंस के मुताबिक रुद्रम की रेंज को कम किया और बढ़ाया भी जा सकता है। रुद्रम ऐसी पहली मिसाइल है जो किसी भी ऊंचाई से दागी जा सकती है। आखिर क्या होती है एंटी रेडिएशन मिसाइल, इसे भी जरा समझ लीजिए। एंटी रेडिएशन मिसाइल से दुश्मन की कम्युनिकेशन सिस्टम को आसानी से ध्वस्त किया जा सकता है। ये दुश्मन के राडार, जैमर्स और यहां तक कि बातचीत के लिए इस्तेमाल होने वाले रेडियो के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती है। इन मिसाइल्स का इस्तेमाल किसी भी संघर्ष के शुरुआती दौर में होता है ताकि दुश्मन को आसानी से पंगु बनाया जा सके। एंटी रेडिएशन मिसाइल एक हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल होती है। इसकी खास बात यह होती है कि ये दुश्मन के सर्च एंड सर्विलेंस रेडार या दुश्मन के मिसाइल गाइडेंस रेडार या दुश्मन के कम्युनिकेशन सेंटर की जो रेडार होती है उसकी फ्रीक्वेंसी को ढूंढते ढूंढते उससे जाके टकरा जाता है और दुश्मन के रेडार को या कम्युनिकेशन सेंटर को ध्वस्त कर देता है। रुद्रम मिसाइल को भारतीय वायुसेना की हवा में वर्चस्व और रणनीतिक क्षमता को बढ़ाने के मकसद से तैयार किया गया है। रुद्रम से दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ उन रडार स्टेशंस को भी उड़ाया जा सकता है जो डिटेक्शन से बचने के लिए खुद को शट डाउन कर लेते हैं। यानी अगर दुश्मन ने अपने रडार सिस्टम को शट डाउन भी किया तो रुद्रम उसे ढूंढकर तबाह कर देगी। रुद्रम मिसाइल 100 किलोमीटर की दूरी से पता लगा सकती है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी कहां से आ रही है। रुद्रम में टारगेट को ढूंढने के लिए एक रडार डोम भी लगा है जिसकी मदद से जमीन पर मौजूद दुश्मन के रडार को ध्वस्त किया जा सकता है। रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल भारत में ही डिजाइन्ड, डेवलप्ड और निर्मित है। रुद्रम 1 की रेंज 150 किलोमीटर है, रुद्रम 2 की रेंज 300 किलोमीटर है और रुद्रम 3 जो अभी बन रहा है उसकी रेंज 550 किलोमीटर होगी। यानी रुद्रम 3 550 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के रेडार को नष्ट कर देगा। भारत और चीन के भौगोलिक हालात को देखते हुए रुद्रम मिसाइल को बेहद उपयोगी भी माना जा रहा है। रुद्रम मिसाइल की रेंज 100 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक की है। इसे 500 मीटर से 15 किलोमीटर की रेंज से लॉन्च किया जा सकता है। रुद्रम मिसाइल का सुखोई 30 विमान के साथ परीक्षण हो रहा है। भारत और चीन के बीच में सीमा का ज्यादातर हिस्सा हिमालय की ऊंचाइयों में है। ऐसे में दोनों देशों के बीच में तनाव के हालात में हिमालय जैसे मुश्किल हालातों में सैनिक क्षमताओं की परीक्षा होगी। इस लिहाज से सुखोई 30 से रुद्रम का परीक्षण चीनी चुनौतियों के लिहाज से एक अहम और बेहद कारगर कदम माना जा रहा है। भारतीय वायुसेना के लिए एक बढ़िया एंटी रेडिएशन मिसाइल जैसे कि रुद्रम बहुत जरूरी है। युद्ध के मैदान में जब हमारी वायुसेना एक्टिव हो जाती है तो दुश्मन की मिसाइल हमारे हवाई जहाज को शूट डाउन करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में हम दुश्मन के ऊपर एक एंटी रेडिएशन मिसाइल लॉन्च करते हैं जो कि दुश्मन के रेडार की फ्रीक्वेंसी को ढूंढते ढूंढते दुश्मन के रेडार से टकरा जाता है और दुश्मन के रेडार सिस्टम को और मिसाइल सिस्टम को नेस्तनाबूद कर देता है। देश की पहली न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल का लॉन्च प्लेटफॉर्म फिलहाल सुखोई ही है, लेकिन इसे जैगुआर, मिराज 2000 और तेजस के साथ लॉन्च करने लायक भी बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब हिंदुस्तान की आन बान और शान से जुड़ी एक और खबर आपको दिखाते हैं। भारतीय नौसेना के बेड़े में दूसरा P-15B स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर
मोरामुगाव शामिल हो गया है। इस युद्धपोत के मिलने से समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और भी ज्यादा पुख्ता हो गई है। मोरमुगाव में सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल और लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली बराक 8 मिसाइल से लैस किया गया है। इससे पहले नौसेना को इस क्लास का INS विशाखापट्टनम मिला था। ये दोनों ही जंगी जहाज सिर्फ भारतीय नौसेना की ताकत ही नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि आत्मनिर्भर होते भारत को लेकर चलाई जा रही मुहिम को और भी आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि इस श्रेणी के युद्धपोतों में 70% से ज्यादा साजो सामान स्वदेशी बना हुआ है। देश की समुद्री सरहदों का ये नया रखवाला। लहरों पर सवार ये है इंडियन नेवी का नया योद्धा। नाम है मोरमुगाव, जो हाईटेक तकनीक और ताकत का बेमिसाल संगम है। अब ये युद्धपोत भारतीय नौसेना को सौंपा जा चुका है। ये तस्वीरें उसी पल की हैं जब नौसेना के अधिकारियों के सुपुर्द ये युद्धपोत किया गया। अब चाहे अरब सागर हो या बंगाल की खाड़ी या फिर हिंद महासागर, किसी भी तरफ से दुश्मन हमारे देश की तरफ नजर उठाकर नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इस P-15B स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को मौजूदा चुनौतियों को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। 2010 में नेवी ने एक फैसला किया था कि अभी 100% रशियन से 0% रशियन जाएंगे, और सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि अभी हमारी जितनी शिप्स आ रही हैं वो 100% या 0% नॉन रशियन है और 100% इंडिजिनाइजेशन की तरफ चल रही हैं। ये फैसला 2010 में हुआ था, और ये जो डिस्ट्रॉयर क्लास की शिप्स हैं इसका कॉन्ट्रैक्ट 2011 में साइन हुआ था। पिछली शिप INS विशाखापट्टनम हमें मिली थी 2011 में। तो ये बहुत रफ्तार से ये सारे काम हुए हैं इस शिप में। इस जंगी जहाज मोरमुगाव को बनाने की शुरुआत 4 जून 2015 में हुई थी और इसे 17 सितंबर 2016 को लॉन्च किया गया था। मझगांव डॉक शिपयार्ड ने इसे बनाया है, जबकि इसे नौसेना के संगठन वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है। इस क्लास का पहला युद्धपोत INS विशाखापट्टनम 1 साल पहले ही नेवी के बेड़े में शामिल किया जा चुका है, जबकि बाकी बचे 2 युद्धपोत इम्फाल और सूरत अभी नौसेना को सौंपे जाने हैं। इन चारों ही जंगी जहाजों के नाम देश के 4 प्रमुख शहरों के नाम पर रखे गए हैं। प्रोजेक्ट 15B के तहत दूसरी शिप बनकर तैयार हो चुकी है। इन्हें बनाने के लिए हस्ताक्षर साल 2011 में ही कर दिए गए थे, लेकिन अब 24 नवंबर 2022 को इन्हें भारतीय सेना के सुपुर्द कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि जितने भी जहाज है ये पूरी तरह से आधुनिक सुविधाओं से लैस है और दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने के लिए ये कारगर साबित होंगे। मौजूदा चुनौतियों और जंग के बदलते तौर तरीकों को देखते हुए तीनों अंगों का बीते कुछ सालों में तेजी से आधुनिकीकरण हुआ है, चाहे जमीन हो या आसमान या फिर समुद्री सीमाओं की रखवाली। सेना को लगातार हाईटेक हथियार दिए जा रहे हैं। खासकर आत्मनिर्भर भारत मुहिम के तहत देश में ही हथियारों का निर्माण किया जा रहा है, जबकि सबसे ताजा मिसाल ये युद्धपोत मोरमुगाव है, जिसमें करीब 75% साजो सामान स्वदेशी लगा है, जबकि कुछ महीनों पहले ही स्वदेशी विमानवाहक युद्धपोत INS विक्रांत भी इंडियन नेवी को सौंपा जा चुका है। यानी देश न सिर्फ रक्षा के क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा है, बल्कि भारतीय सेना की ताकत में भी लगातार इजाफा हो रहा है, ताकि अगर नौबत युद्ध की आए तो दुश्मन को करारा जवाब दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मन देशों से निपटने के लिए हमारी सेना के जखीरे में हथियारों की कोई कमी बिल्कुल नहीं, लेकिन जिस तरह से चीन और पाकिस्तान आए दिन हिंदुस्तान के खिलाफ नई नई साजिशें रचते रहते हैं, उसे देखते हुए भारतीय सेना का हाईटेक हथियारों से लैस होना बहुत ज्यादा लाजमी है। सरकार इस बात को बखूबी समझती है और जानती है, इसीलिए चाहे थल सेना हो या फिर वायुसेना हो या फिर नौसेना हो, सभी का मॉडर्नाइजेशन तेजी के साथ किया जा रहा है। इसी के तहत इंडियन नेवी को यह नया युद्धपोत मोरमुगाव सौंपा गया, जिसकी खूबियों और हथियारों के बारे में अब आपको तफ्तीश के साथ बताते हैं। चलिए समझिए इसको ग्राफिक्स के जरिए।
नौसेना को सौंपा गया ये जंगी जहाज 163 मीटर लंबा जबकि 17 मीटर चौड़ा, जिसकी अधिकतम रफ्तार 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर पर 300 नौसैनिक रह सकते हैं, जिनमें 50 ऑफिसर्स और 250 सेलर्स शामिल हैं। 7400 टन का ये जंगी जहाज कई खतरनाक हथियारों और मिसाइल्स के साथ लैस है, जिनमें 32 एंटी एयर बराक 8 मिसाइल्स शामिल हैं, जिनकी रेंज 100 किलोमीटर है। साथ ही 16 एंटी शिप ब्रह्मोस मिसाइल्स भी तैनात की गई हैं। इन दोनों ही मिसाइल से लैस ये युद्धपोत दुश्मन के जहाजों और विमानों पर कहर बनकर टूट पड़ेगा। इतना ही नहीं, इस पर 76 मिलीमीटर की तोप 4AK603 CIWS गन लगी है, जो दुश्मन के जहाज को पलक झपकते ही छलनी कर सकती है। इसके अलावा इसमें 4 टॉर्पीडो क्यूब्स 2 RBU 6000 एंटी सबमरीन लॉकेट लॉन्चर भी लगे हैं, जिनकी बदौलत ये जंगी जहाज बेहद घातक भी हो जाता है। तो वहीं इसकी सबसे बड़ी खूबी तो ये है कि देखिए, इस युद्धपोत में स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर भी लगे हैं। दुश्मन के हथियारों का आसानी से पता कर सकते हैं। ये सेंसर्स ऐसे डेक में लगाए गए हैं जिन्हें दुश्मन देख भी नहीं सकता। यानी मतलब इसका ये हुआ कि जमीन, हवा और पानी में तीनों से दुश्मन को इस युद्धपोत पर हमला करने से पहले सोचना होगा। इस बात को आप इसी तरह से समझ भी सकते हैं कि दुश्मन जमीन, हवा और पानी कहीं से भी आए, उसका बच पाना यहां पर नामुमकिन हो जाएगा। और चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, लेकिन आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।